देखिएगा, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलेज ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 1, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। और फिर है आपका संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और छठा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। शक्ति, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, ठीक है ना। कार्य बटे समय, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ कब होता है? लाभ किसी को प्रॉफिट, किसी कोई सा भी हमने बिजनेस करा तो उसमें प्रॉफिट कब होता है? किसी वस्तु को का विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर बेचने की कीमत ज़्यादा है और खरीदने की कीमत कम है, यानी कि आपने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, है ना। और हानि का जस्ट इसका उल्टा है। हानि का जस्ट उल्टा। हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य अधिक होता है, खरीदी हुई कीमत, है, इनपुट ज़्यादा, आउटपुट कम। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका हानि। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो पहले हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। तो ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि
प्रतिशत। तो ये होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। ये हो गया आपका हानि प्रतिशत। ठीक है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, है ना, ये भी हो गया आपका। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे जबकि अंकित मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपका मान लो 100 रुपये है और आप उस पे 10% का डिस्काउंट देते हैं, है ना, 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत, है ना। और आपको यदि अंकित मूल्य निकालना है, जैसे मान लो भाई कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 10% बट्टा देने पर ग्राहक 90 रुपये में खरीदता है। 10% बट्टा देने पर ग्राहक 90 रुपये में खरीदता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य बराबर, ये अंकित मूल्य तो यही रहेगा, ये माइनस वाली चीज़ उठ के इधर आ जाएगी, माइनस अंकित मूल्य का बट्टा उठ के इधर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका विक्रय मूल्य प्लस ये माइनस वाला उठ के इधर आया, अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत। अब अंकित मूल्य अपन x मान लेंगे, x है ना, 90 प्लस 90 x का 10%, और फिर उस प्रकार से हम पूरी प्रोसेस करेंगे तो x का मान बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे, है ना। चलो अब हमें हो गया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में आपका 100, है ना बेटा। चलो चक्र वृद्धि ब्याज निकालना हो तो, चक्र वृद्धि ब्याज निकालना हो तो P, है ना, फिर 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस 1 कोष्टक, है ना। ये P का मतलब मूलधन है ना, P का मतलब मूलधन है, ठीक है। और फिर इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ब्याज हो गया, चक्र ब्याज हो गया,
छूट रहा है क्या? बताओ, कुछ छूटता हो तो बताओ। चलो, अब हम आ जाते हैं भैया त्रिभुज। त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना भैया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है ना। चलो चतुर्भुज की बात करें। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी और 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई। चतुर्भुज की बात हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे, कौन सा नंबर था यहाँ पे? 12 17 हो गया था। 17 था। 17 नंबर था। 18 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है? ये एक चक्र में बना हुआ, एक वृत्त में जब कोई चतुर्भुज बनाया जाता है ना, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये ए बी सी डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि ये वृत्त के अंदर बना है। तो इसके जो इसके सम्मुख कोण, कोण ए के सामने क्या है? कोण सी, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। और इसके सामने ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, है ना। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है इसमें? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, है ना, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे बहिष्कोण, है ना, त्रिभुज का बहिष्कोण। त्रिभुज का त्रिभुज का बहिष्कोण, जैसे ये आपका त्रिभुज है ना, तो ये बाहर की तरफ जो कोण बना है, ये ए, ये बी, ये सी, तो बहिष्कोण अगर मान लो आपने मान लिया 180 डिग्री, मान लिया, कितना मान लिया? 180 डिग्री का है। ये हमारा जो बहिष्कोण है, ये हमारा बहिष्कोण 180 डिग्री का है। तो बहिष्कोण की माप किसी त्रिभुज
की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर की तरफ बनने वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है, और बहिष्कोण की माप उसके समदूरस्थ उससे उससे दूरी पर स्थित कोण कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो बहिष्कोण की माप उस त्रिभुज के समदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होती है। यानी कि ये जो बहिष्कोण है ना, 180 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर होगा, दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होगा। यही बहिष्कोण प्रमेय है। चलो अब बात करेंगे हम बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण प्रमेय है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं समान है, तो a²√3/4 a²√3/4 ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसे हम हेरो का सूत्र भी कहते हैं। जहाँ पर S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 है, जहाँ पर S बराबर ये है। चलो 22 बार विषम बाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु हो गया, त्रिभुज हो गया। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की, है ना, ठीक है ना भैया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई साहब, एक आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। समांतर हो गया। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई साहब, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, पहला विकर्ण, D1 फर्स्ट डायगोनल एंड D2 इज सेकेंड डायगोनल, है ना। तो पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, ठीक है ना, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, यह आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात, है ना। 23 सूत्र में लिख चुका हूँ अभी तक। चलो इसके बाद में आगे चलते हैं।
समचतुर्भुज हो गया, अब समांतर हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब 24 नंबर डाल के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a + b इंटू। समलंब चतुर्भुज में 1/2 कोष्टक के अंदर समांतर भुजाओं का योग। तो ये भुजा a सेंटीमीटर की है, ये भुजा b सेंटीमीटर की है और ये h है। तो समांतर भुजाओं a और b का योग गुणित h, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए अब हम बात करेंगे वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा बराबर भुजा का वर्ग। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई b बराबर a√2, a√2, a² + a² 2a², a बार है क्या? चलो 28। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई घन चौड़ाई। आयत के विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी d बराबर √a² + b², है ना? 31 वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब घन की बात करें। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? 1/3। घन का आयतन बराबर 1/3। कौन सा नंबर था ये? 31। 31 था ना? 31 था। 32। घन का संपूर्ण पृष्ठ
घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई a√3। चलो, जनाब का A इंटू बी इंटू सी, जनाब का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई साहब, बताओ? क्या होता है? 22। दो कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी ए, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घनाभ की विकर्ण की लंबाई है ना, घनाभ के विकर्ण की लंबाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या? घनाभ हो गया। अब घनाभ के बाद हम बात करेंगे वृत्त की। किसकी? रात। वृत्त, वृत्त, रात। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर त्रिज्याखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटे 360। चाप लंबाई 2πr थीटा बटे 360। 2πr थीटा बटे 360 चाप की लंबाई का सूत्र होता है भाई साहब, है ना। चाप की लंबाई हो गई है? कोई दिक्कत नहीं, जाना हो तो जा सकते हैं, हवा लेना है तो हवा लीजिए आप। चलो, चाप की लंबाई हो गई। अब हम बात करेंगे वृत्त के बाद बेलन की, है ना। बेलन ही आता है। तो कौन सा नंबर था? 40 हो गए। 40। बेलन का आयतन बताओ। πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होगा? πr स्क्वायर h होगा। πr स्क्वायर h बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण
2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। बेलन संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ऑप्शन क्यू। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या? बेलन के आयतन का 1/3। बेलन के आयतन का 1/3 है ना। बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल है ना, पाई आर। जहां एल बराबर क्या होता है? अंडर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर ये होता है ना? चलो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताओ। पाई आर आर प्लस एल है ना। शंकु के बाद क्या आता है? गोला। क्या आता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। फोर्टी 49 के बाद क्या आ जाएगा? फिर क्या लिखेंगे? अर्ध गोले का थ्री पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। गोलीय कोश। गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई R1 क्यू माइनस R2 क्यू। ये गोली कोश हो गया। चलो खोखले गोले। खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है ना। और खोखले गोले का वक्र पृष्ठ
2 पाई एच R1 प्लस R2, ये उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। खोखले गोले, खोखले गोले का नहीं, खोखले बेलन की बात हो रही है, सॉरी, बेलन की बात है ना। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, और फिर आ जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ सूत्र लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2, कोष्टक में यहाँ रह गया H और यहाँ रह गया R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम 55 पे, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम 55 पे। है ना, ये हो गया आपका। इसे बाल्टी है, ये हमारी बाल्टी है। तो चिन्हक का क्षेत्रफल बड़े शंकु में से छोटे शंकु का आयतन घटा दो, है ना। तो छिन्नक, क्या बोलेंगे उसको, छिन्नक ही बोलेंगे। छिन्नक का क्षेत्रफल बराबर वो शंकु 1/3 पाई H1 R1 पाई R स्क्वायर H माइनस 1/3 माइनस पाई H2, जैसे ये बाल्टी है भैया, ये त्रिज्या इसकी R1, ये त्रिज्या इसकी R2। तो ये हो गई आपकी शंकु का आयतन। तो पहले की तो H1 R1 स्क्वायर, दूसरे का R2 और ये R2 H2 R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। चलो अब इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 1/3 पाई, है ना। ये हो जाएगा H1 R1 स्क्वायर H2 R2 स्क्वायर। चलो ये चिन्ह का क्षेत्र
कौन सा नंबर था? 55 हो गया था। 55 है ना। अब 55 के बाद में आते हैं बेटा अपन 56 पे, है ना। पापा मैं आई तो ओ 56 पे आते हैं हम, 56 है ना। तो 56 पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य की बात करते हैं। समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य जो होगा, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है सिग्मा एक्स बटे एन, डायरेक्ट मेथड, या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। और एक है लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि। एक्स बार ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, एक विधि ये भी है। अब 59 मोड ज्ञात करने की विधि है एल प्लस एच पुस्तक में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मोड ज्ञात करने की। 59 माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र एम ई बराबर एल प्लस एच पुस्तक में n/2 माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ। ये आपका मोड ज्ञात करने का मेथड है ना। तो 60 नंबर पे आप ले लो प्रायिकता। तो पी ए बराबर एन बटे एन एस, और 61 पे है पी ए प्लस पी बी बराबर 1, 61। अब द्वैधाचार्य विधि या सूत्र विधि, द्वैधाचार्य विधि या सूत्र विधि, है ना। क्या है वो? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, है ना। अब यहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, जहाँ ये द्वैधाचार्य विधि सूत्र विधि है, वर्ग समीकरण को हल करने की फार्मूला मेथड या द्वैधाचार्य विधि है। यहाँ पर किसी भी वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा। तो माइनस बी प्लस अल्फा को प्लस माना जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा है। और बीटा माइनस बी माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। देखो यहाँ प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस लिया, अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए। और अगर हमें वर्ग समीकरण हमें बनाना हो, तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा
बराबर 0, ये हमारा सूत्र है। और ये आपका डी फॉर डिक्रिमिनेंट है, विविक्त कर v² माइनस 4ac, ये आपका डिक्रिमिनेंट हो जाएगा। तो ये सूत्र नंबर है आपका 57, है ना, और ये 58 एंड 59, नहीं 60 तो हो गया था, 61 तक हो गया था, तो ये तो 62 हुआ, 63 हुआ और 64 हुआ। ये आपका विविक्त कर या डिक्रिमिनेंट अगर आपको निकालना हो किसी वर्ग समीकरण का, आपको विविक्त कर ज्ञात करना है, तो इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। 64। अब भैया डिक्रिमिनेंट जो डी है, डी बराबर v² माइनस 4ac, तो 65 में हो जाएगा d इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, या हम ये कहें कि v² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा भैया, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक असमान, मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है ना। और 66 नंबर का जो फार्मूला है d इज इक्वल 0, या v² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान, है ना। और d इज लेस देन 0, या v² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मूल अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, भाई मूलों की बात हो गई है ना। अब हम बात करेंगे कि आपके पास समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1, और a2x प्लस b2y बराबर c2, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो रैखिक समीकरण कैसी होती है, रैखिक समीकरण जो है वो प्रतिच्छेदी होती है, रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी संगत होती है, तथा एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल, रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अब हम बात करेंगे 69 की, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान, तो रैखिक समीकरण संपाती व संगत होती, संपाती भी होती हैं और संगत भी होती है। संपाती व संगत, संपाती व संगत होती है ना, संपाती व संगत होती है, और अनेक हल होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अनेक हल होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो कि भाई अनेक हल होते हैं,
है ना, संपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, आप ऐसा लिख दो, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। कौन सा नंबर था? 67, 68, 68। दो बिंदुओं के बीच की दूरी b बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 71। मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे केंद्र, त्रिभुज का केंद्र x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। हवा खाएगी यहाँ जाके, शाम उसको परेशान करेगी, परी को। कितने साल की हो गई? जाकर खाना वाना बनवा, मदद करवा घर की। जाओ काम कराओ।